हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी वैसी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, मतलब थ्योरी कवर कर रहे हैं। इसमें जो भी प्रीवियस ईयर चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो बनाकर कवर कर चुके हैं। ये लास्ट वीडियो है, इसमें कंप्लीट मतलब बायोलॉजी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पुष्प से यानी फ्लावर से। तो पुष्प पौधों की वह संरचनाएं हैं जो प्रजनन में शामिल होते हैं, जिसके कारण फल और बीज प्राप्त होते हैं। पौधे के पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पौधे के पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। एक होते हैं बाह्य दल होते हैं, दल पुंज होते हैं, पुमंग होते हैं और ज्यांग होते हैं। मतलब ये 4 भाग होते हैं पौधे का। प्रथम एवं द्वितीय भाग बाह्य दल एवं दल पुंज एक तरह से सहायक जनन अंग होते हैं, या कह सकते हैं कि ये लैंगिक जनन में सहायता प्रदान करते हैं। तो कौन कौन सा हो गया, देखिए जो पुंकेसर हो गया ये मेल का ये पार्ट होता है। तो इसमें होता है पुतंतु होता है, परागकोश होता है और पुतंतु परागकोश होता है। और स्त्री केसर यानी फीमेल पार्ट होता है। तो इसमें अंडाशय होता है, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं इसमें। तो मेल में भी 3 पार्ट होते हैं, फीमेल में भी 3 पार्ट होते हैं। ये जो बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं दलपुंज बोलते हैं, ठीक है। और जो ये फूल के जो साइड में लगा होता है इसको बोलते हैं बाह्य दल। और जो जिस पे ये फूल ऊपर उठा रहता है इसको बोलते हैं पुष्पासन। ये जो बड़ा सा साइज है इसको बोलते हैं पुष्पासन। तो बाह्य दल, बाहरी हरे रंग की पंखुड़ी के दल को बाह्य दल कहते हैं। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी को बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल का कार्य वर्षा तथा धूप से पुष्प की रक्षा करना। बाह्य दल का कार्य होता है वर्षा तथा धूप से पुष्प की रक्षा करना होता है, ठीक है। दलपुंज, तो दलपुंज बाह्य दल का चक्र के भीतर या ऊपर रंगीन पंखुड़ियों का एक चक्र होता है। यह रंगीन पत्रों के समूह को दलपुंज कहते हैं। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी को कहते हैं। कार्य, दल के रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित कर परागन में सहायता होता है। दल के रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित कर परागन में सहायक होते हैं। उसके बाद है पुमंग। तो पुमंग क्या होता है, तो पुमंग यानी एंड्रोसियम पुंकेसर पुमंग की इकाई है। पुंकेसर पुमंग की इकाई है। पुंकेसर पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग है। पुंकेसर पुष्प का वास्तविक जनन भाग है, यानी मेल प्रोडक्शन ऑर्गन है होता है, जो नर अंगों का बना हुआ होता है। इसमें बहुत लंबी लंबी संरचनाएं पाई जाती। पुंकेसर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक पुतंतु, एक होता है परागकोश। तो पुतंतु और एक होता है परागकोश। तो परागकोश से ही परागकण निकलता है और जाके ये क्या बोलते हैं निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। पुतंतु ये हो गया, परागकोश ये हो गया, परागकण ये हो गया। ये सब नर ये सब पुमंग की इकाई का पुंकेसर को वास्तविक नर जननांग है। तो ये सब क्या है, तो ये सब नर जनन अंग है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो परागकण की वास्तविक नाम नर युग्मक होते हैं। परागकण ही वास्तविक नर युग्मक होते हैं। तो परागकण को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीग्रेन्स। नर युग्मक यानी मेल गैमेट होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पेज पे। जयांग यानी स्त्री केसर। तो जयांग मुख्य 3 भागों द्वारा बना होता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय कहलाता है। मध्य में लंबा भाग वर्तिकाग्र तथा शीर्ष भाग वर्तिका कहलाता है, जो प्रायः चिपचिपा होता है, जिस पर कराकन आकर चिपक जाते हैं। अंडाशय से बीजांड होते हैं। अंडाशय में बीजांड होते थे, अंडाशय में ही बीजांड होते हैं। तो परागकण कहाँ आता है, सबसे पहले तो परागकण आता है वर्तिकाग्र में, परागकण आता है, ठीक है। और वर्तिका द्वारा ये नीचे सरक कर आता है और ये अंडाशय में आके इसका फर्टिलाइजेशन होता है। बीजांड की ही वास्तविक मादा युग्म होता है। बीजांड ही होता है ना, वो वास्तविक मादा युग्मक होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। परागकण वह क्रिया जिसमें परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं परागकण कहलाती है।
परागन वह क्रिया जिसमें परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं परागन कहलाती है। यह जनन क्रिया का प्रथम चरण होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन वह क्रिया जिसमें नर युग्मक यानी परागकण वर्तिकाग्र में पहुंचकर अंडाशय में जाते हैं और नर युग्मक परागकण तथा मादा युग्मक बीजांड मिलकर युग्मनज बनाते हैं, निषेचन कहलाते हैं। यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। परागकण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागकण और परपरागन यानी सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन होता है ना स्वपरागन, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तब स्वपरागन कहलाता है। मतलब एक ही पौधे के पुष्प पर दो अगर पुष्प है तो एक से दूसरे पर अगर परागकण चला गया या एक ही पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पे चला गया तो सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है यानी स्वपरागन कहलाता है। ये इसका भी दो पार्ट होता है, जैसे ऑटोगैमी होता है जियोटोनोगैमी होता है। ऑटोगैमी और जियोटोनोगैमी होता है। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। ऑटोगैमी में परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होते हैं। जियोटोनोगैमी में परागकण एक फूल के परागकोश उसी फूल वाले पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होते हैं। तो जो ऑटोगैमी होता है ना वो सेम फूल का क्रिया होता है। जैसे ऑटोगैमी ये हो गया, ये एक ही फूल का परागकण दूसरे को वर्तिकाग्र पे आके चिपक जाते हैं और जो दो अलग अलग फूल एक ही पेड़ का है लेकिन दो अलग अलग फूल है तो उसको जियोटोनोगैमी कहते हैं। परागकण के प्रकार। परागकण जब एक पुष्प के परागकण से दूसरे समजातीय पौधे व अवस्थित पुष्प वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तब उसे परागन कहते हैं। इसे एलोगेमी और जेनोगेमी भी कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे समजातीय पौधे पर अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तब उसे परपरागन कहते हैं। इसे एलोगेमी या जेनोगेमी भी कहते हैं। परागकण के कारक। तो ये एनीमोफिली जो हवा द्वारा होता है ना उसको बोलते हैं एनीमोफिली। जो जल द्वारा परागन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। जानवरों द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं जूफिली। पक्षियों द्वारा होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। चमगादड़ों द्वारा होता है इसको बोलते हैं चिरैप्टोरोफिली। चमगादड़ यानी चिरैप्टोरोफिली। और कीटों द्वारा होता है उसको एंटीमोफिली। कीटों द्वारा जो होता है परागन उसको बोलते हैं एंटीमोफिली। और घोंघों द्वारा जो परागन होता है उसको बोलते हैं माल्कोफिली। और चींटियों के समूह के द्वारा जो परागन होता है उसको बोलते हैं मर्मिकोफिली। तो इस तरह से इसका जिसके द्वारा होता है परागन उसी का नाम लिखा हुआ है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट है। तो रफलेसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है और दुनिया का सबसे छोटा फूल वुल्फिया होता है। रफलेसिया सबसे बड़ा फूल होता है, वुल्फिया सबसे छोटा फूल होता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। पुष्प के जनन चक्र में पुमंग और जयांग होते हैं। पुष्प के जनन चक्र है पुमंग और जयांग। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है तो ये कहलाता है परागन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का भाग नहीं है? तो पुष्प का भाग कौन सा नहीं है? तो पर्णविरित ये पुष्प का भाग नहीं है। जयांग, पुंकेसर और बाह्यदल ये सब पुष्प का भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे का जनन अंग होता है तो पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? तो ये होता है पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष की चिपचिपी सतह और जो परागकण को फंसा कर रखता है तो ये रखता है वर्तिकाग्र रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मादा प्रजनन अंग नहीं है? तो पौधा मादा प्रजनन अंग कौन नहीं है? तो ये है सी यानी पुंकेसर। ये पौधे मादा प्रजनन अंग नहीं है, ये नर प्रजनन अंग है। पौधे में मादा जनना एक्स कहलाता है। इसके तीन भाग जिसके मुख्यतः वाई परागकण के लिए ग्रहशील सतह जेड में निषेचन होता है तो एक्स वाई जेड है। तो एक्स वाई जेड क्या है? तो ये एक्स हो गया स्त्री केसर, वाई हो गया वर्तिकाग्र और जेड हो गया बीजांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और अर्निथोफिली परागकण होता है। तो अर्निथोफिली परागकण किसके द्वारा होता है? तो ये पक्षियों के द्वारा होता है। घोंघों द्वारा परागकण क्या कहलाता है? तो घोंघों द्वारा प्राप्त ये होता है मेलकोफिली होता है। ठीक है, घोंघों द्वारा प्राप्त कण मेलकोफिली होता है। आइए चिरेप्टोफिली, ये चमगादड़ के द्वारा होता है, उसको चिरेप्टोरोफिली कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक ही पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में परागकोश के परागन को स्थानांतरित होने को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जीटोनोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी वो सेम फूल का होता है और एक ही पौधे के दो अलग अलग फूल में होता है, तो उसको बोलते हैं जीटेनोगेमी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रफलेसिया ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। फल पादप का वह मुख्य अंग है। फल का निर्माण निषेचन के पश्चात अंडाशय से होता है। परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। बीज सीड्स का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड से होता है। तो वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये बीजांड हो गया। ठीक है, तो बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड से होता है। तो बीजांड ये होता है, इसी से बीज का निर्माण होता है। और ये हो गया अंडाशय हो गया। अंडाशय फल और बीजांड बीज से बनता है। अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। ठीक है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। कार्य बीज की सुरक्षा प्रदान करता है। फल क्या करता है? तो बीज की सुरक्षा प्रदान करता है। फल दो भाग होते हैं, एक होते हैं फल भित्ति यानी पेरिकार्प, एक होते हैं बीज यानी शिष्ट। एक फल में फल भित्ति और बीज होते हैं। अंडाशय की दीवार से फल भित्ति की विकसित होती हैं। एक फल में फल भित्ति और बीज होते हैं। अंडाशय की दीवार से फल भित्ति विकसित होते हैं। बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड से होता है। फल भित्ति के 3 टाइप होते हैं। बाह्य फल भित्ति होता है, मध्य फल भित्ति होता है, अंतः फल भित्ति होता है। बाह्य फल भित्ति यह पेरिकार्प की बाहर वाली परत होती है, जिससे द्वारा फल के छिलके का निर्माण होता है। मध्य फल भित्ति यह पेरिकार्प के बीच वाली हिस्सा होती है, जिसके द्वारा फलों के पल्प यानी गूदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। अंतः फल भित्ति यह पेरिकार्प के सबसे अंदर वाली परत होती है, जिसके द्वारा बीज को बाहर से ढकने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पेज हम लोग देख लेते हैं फलों के प्रकार। तो निषेचन के आधार पर और निर्माण के आधार पर फलों के प्रकार हैं। निषेचन के आधार पर होता है सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल। और निर्माण के आधार पर होता है सरल फल, समूह फल और संग्रहित फल। तो सत्य फल वैसा फल जिसका निर्माण ओवरी के द्वारा होता है, उसे सत्य फल कहा जाता है, जैसे आम, अमरूद, जामुन इत्यादि। असत्य फल वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भागों द्वारा होता है, उसे असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है। सेब का निर्माण कहाँ से होता है? पुष्पासन से होता है। ये असत्य फल है। निषेचन के आधार पर अनिषेक फल, इस प्रकार के फलों का निर्माण बिना निषेचन के होता है। निषेचन नहीं होने के कारण इस फलों के बीज नहीं पाए जाते हैं। अगर बीज होते हैं तो उन्हें फॉल्स सीड कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के बीज में पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे केला, अंगूर। निर्माण के आधार पर सरल फल होता है। इसमें एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है, जैसे आम, अमरूद, चावल, गेहूँ। समूह फल या पुंज फल, इसमें एक फूल से कई फल बन जाते हैं और वह समूह में रहते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी और रसभरी। संग्रहित फल, जब कभी किसी फल के निर्माण में बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज भाग ले तो उसे संग्रहित फल कहलाते हैं, जैसे कटहल, अनानास और सहतूत। खाने योग्य भाग, हम लोग सेब का पुष्पासन खाते हैं, नाशपाती का भी पुष्पासन खाते हैं, आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं, अमरूद का भी मध्य फल भित्ति खाते हैं, पपीता का भी मल फल भित्ति खाते हैं, नारियल का भ्रूण कोष खाते हैं, टमाटर का फल भित्ति और बीजांड दोनों खाते हैं,
केला का मल भित्ति और अंतः मध्य एवं अंतः फल भित्ति भी खाते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फलों के अध्ययन के क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पोमोलॉजी। वास्तविक फल किससे विकसित होता है, तो वास्तविक फल ये केवल अंडाशय से विकसित होता है। सत्य फल किसके से विकसित होता है, तो सत्य फल अंडाशय से विकसित होता है। वास्तविक फल और सत्य फल ये दोनों अंडाशय से ही विकसित होता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। निषेचन के बाद बीजांड और अंडाशय विकसित होकर बनते हैं, तो किससे बनते हैं, तो बीज और फल बनते हैं। बिना निषेचन के फल उत्पादन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अनिषेक फल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो वास्तविक फल नहीं है, तो कौन वास्तविक फल नहीं है, तो सेब। सेब वास्तविक फल नहीं, क्योंकि इसका निर्माण पुष्पासन से होता है। आम के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, तो आम को खाने योग्य भाग को कहते हैं मीजोकार्प कहते हैं। सेब और नाशपाती का खाद्य हिस्सा कौन सा है, तो सेब और नाशपाती का खाद्य हिस्सा पुष्पासन है। नारियल के फल का खाने योग्य है, तो नारियल के फल का खाने योग्य कौन सा है, तो एंडोस्पर्म है, यानी भ्रूण कोश। गेहूं का दाना एक है, तो गेहूं का दाना एक फल है। उचित खाद्य के साथ फल का मिलान कीजिए, तो नारियल का हम लोग क्या खाते हैं, तो भ्रूण कोश खाते हैं। सेब का पुष्पासन खाते हैं। पपीता का मध्य फल भित्ति खाते हैं और आम का भी मध्य फल भित्ति खाते हैं। तो 1 का 3 और 2 का 1, 1 का 3 2 का 1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चैप्टर है उत्तक यानी पादप उत्तक। समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हैं उसे उत्तक कहा जाते हैं। जब उत्तकों का समूह में होता है तो उसे जब कोशिकाएं समूह में होती है तो उसे उत्तक कहा जाता है। तो कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है। उत्तकों का समूह का अंग कहा जाता है। अंगों का समूह का अंग तंत्र कहा जाता है और अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करता है। तो पादप उत्तक में 2 टाइप होते हैं। एक होता है विभोजीयोतक उत्तक और होता है अस्थायी उत्तक, यानी मरस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मरस्मेटिक टिश्यू को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अली। इसको हम याद करते हैं किस नाम से, तो अली नाम से। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक, पार्श्व विभोज्योतक उत्तक और अंतर्वेशीय विभोज्योतक उत्तक। तो इसका नाम से ही इसका कार्य सब में छूटा हुआ है। तो शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक मतलब होता है इसका शीर्ष में जो वृद्धि होता है वहाँ पे शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक पद है। पार्श्व विभोज्योतक उत्तक से पौधे का मोटाई बढ़ता है, यानी चौड़ाई बढ़ता है। अंतर्वेशीय विभोज्योतक उत्तक में जब मतलब पौधे को कोई मतलब माल मवेशी बकरी सब जब खा जाते हैं तो उसका फिर से जो रीजनरेशन का जो रीवृद्धि का जो क्रिया होता है वो अंतर्वेशीय विभोज्योतक उत्तक के कारण ही होता है। और अस्थायी उत्तक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल अस्थायी उत्तक, एक होते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। तो जटिल अस्थायी उत्तक 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कैसा है, तो जटिल अस्थायी उत्तक है। और सरल अस्थायी उत्तक है जैसे होता है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसका शॉर्ट फॉर्म है PCS, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, यानी मृदुतक उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। तो आ जाते हैं हम लोग इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। विभोज्योतक उत्तक, यह उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार विभाजन करने की क्षमता होती है। यह उत्तक आवश्यक जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इस उत्तक में शामिल कोशिकाएं विभाजन करती हैं जिससे पौधे के शरीर का आकार बढ़ता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक, यह पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। उसके बाद है पार्श्व विभोज्योतक उत्तक यानी लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू। यह पौधे के जड़ तथा तना के किनारे पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की तने की मोटाई या गोलाई में वृद्धि होती है। थर्ड है अंतर्वेशीय विभोज्योतक उत्तक, यह पौधे के अंतर्वेशियों पर पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की शाखाओं की लंबाई वृद्धि होती है। यह वास्तव में शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक का ही अवशेष है। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा की लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महानता वैसे पौधे के लिए है जिनके शीर्ष को शाकाहारी जानवर खा जाता है। पौधे के शीर्ष को खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर
बेसी विभेदक उत्तक की सहायता से वृद्धि करते हैं जैसे घास। अस्थायी उत्तक, इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं विभाजन नहीं करती है। ये दो प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के उत्तक आते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग इसके डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पैरेन्काइमा को हिंदी में बोलते हैं मृदुतक उत्तक। यह अत्यंत सरल प्रकार का अस्थायी उत्तक होता है। इस प्रकार के उत्तक में कोशिका स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है। यह पौधे को भोजन संग्रह करने वाले भागों में पाया जाता है, जैसे आलू, मूली, शलजम। मृदुतक उत्तक क्या कार्य है? तो पौधे के भोजन का संग्रहण करता है। इसको फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। पैरेन्काइमा की अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी उत्तक है। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाओं का स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है। यह पौधे के भोजन संग्रह करने वाले भाग में यानी जड़ एवं तना में पाया जाता है, जैसे आलू, मूली, शलजम। नेक्स्ट है स्थूल कोण उत्तक, जिसको बोलते हैं कोलिनकाइमा। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाओं की लंबी होती है। यह उत्तक पौधे को नए भागों पर पाया जाता है। यह विशेषकर तने एवं एपिडर्मी के नीचे पर्णवृंत लीफ पेटियोल पर पाया जाता है, लेकिन जूरों में नहीं पाया जाता है। कार्य, यह पौधे को यांत्रिक सहारा और लचीलापन प्रदान करता है। कौन? कोलिनकाइमा। तो भोजन का संग्रहण कौन करता है? तो ये करता है पैरेन्काइमा। और लचीलापन प्रदान कौन करता है? तो ये करता है कोलिनकाइमा। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे स्क्लेरेन्काइमा को देख लेते हैं। तो इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाएं लंबी एवं तथा पतली होती है, जिनके किनारे नुकीली होती है। इनकी कोशिकाओं को स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर लिग्निन नामक द्रव पाया जाता है। इनका काम पौधे को विभिन्न अंगों को कठोर और मजबूत बनाना है, इनकी सुरक्षा करना है। यह बीज के कठोर कवच तथा नट से पाया जाता है, जैसे अखरोट हो गया, नारियल हो गया। तो अखरोट और नारियल का जो आवरण होता है किसका होता है? तो ये होता है स्क्लेरेन्काइमा का होता है। जटिल उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देख लेते हैं। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलने से होता है। यह 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम उत्तक जड़ों से जल एवं घुले हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और फ्लोएम उत्तक पत्तियों में तैयार शर्करा यानी भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। शीर्षक विभेदक उत्तक उत्तरदायी है तो लंबाई में वृद्धि के लिए। शीर्षक यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पार्श्व मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये लंबाई वृद्धि, मोटाई वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 3 है, कौन सा अस्थायी उत्तक पौधे को कठोर मजबूत बनाता है? तो ये बनाता है स्क्लेरेन्काइमा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं। पौधे में लचीलापन निम्नलिखित में से किस उत्तक के कारण होता है? तो ये होता है पैरेन्काइमा के कारण, PCS। तो ये होता है कोलिनकाइमा के अंतर्गत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक भोजन को संचित करने और पौधों को सहायता प्रदान करने में सहायक होता है? तो ये होता है पैरेन्काइमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डैश सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है। तो कौन सा अस्थायी उत्तक नहीं है? तो ये जाइलम। ये सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है, जटिल अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में जल परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? जाइलम। जो जल के लिए जाइलम उत्तरदायी है, अब भोजन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है। पौधे में फ्लोएम किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो फ्लोएम भोजन का परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्तक है? तो विभेदक उत्तक और अस्थायी उत्तक, ये दोनों पादप उत्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी पौधे के तने को घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? तो ये है पार्श्व वियोजक उत्तक। ये घेरे को बढ़ाने के लिए पार्श्व वियोजक उत्तक ये जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा तनों और जड़ों के बढ़ते सिरों पर मौजूद होता है और तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है शीर्षक विभेदक उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में लचीलापन निम्नलिखित में से किस उत्तक के कारण होता है?
तो होता है कोलेनकाइमा के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक भोजन को संचित करने और पौधे को सहायता प्रदान करने में सहायक है? तो यह पैरेनकाइमा। क्वेश्चन रिपीटेड है क्या? डैश सरल स्थायी उत्तक नहीं है, तो जाइलम सरल स्थायी उत्तक नहीं। ये पेज थोड़ा रिपीटेड लग रहा है। पादप हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पादप हार्मोन पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, खनिज की आवश्यकता होती है। ये बाहरी कारक हैं। इसके अलावा कुछ आंतरिक कारक भी जो पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। इन्हें प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहा जाता है। तो प्लांट हार्मोन ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृद्धि प्रेरक, एक होता है वृद्धि अवरोधक। तो वृद्धि प्रेरक कौन कौन हार्मोन है? तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है। ठीक है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो AGS, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये वृद्धि प्रेरक है और वृद्धि निरोधक है। एब्सिसिक अम्ल और इथिलीन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन ये वृद्धि अवरोधक है। तो ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन का मतलब होता है बढ़ाना। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के शीर्ष भाग पर होता है। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इस हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम डार्विन ने बताया था। रासायनिक नाम इंडोल एसिटिक अम्ल इस हार्मोन के निर्माण में पौधे को शीर्ष भाग पर होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऑक्सीजन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन दो टाइप का होता है। एक प्राकृतिक ऑक्सिन होता है, कृत्रिम ऑक्सिन होता है। तो प्राकृतिक ऑक्सिन में होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी IAA और इंडोल ब्यूट्रिक एसिडिक यानी IBA। इंडोल 3 एसिटिक एसिड IIAA, इंडोल ब्यूटिक एसिडिक IBA। और कृत्रिम ऑक्सिन मतलब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन में होता है नेप्थलीन एसिटिलिक एसिड NAA और 2,4 डाइक्लोरो डिफेनॉक्सी एसिटिक एसिड यानी नप्थैलीन एसिटिक एसिड NAA एंड 2,4 डाइक्लोरो डाइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड ये होता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ऑक्सिन के कार्य, यह पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। यह पौधे की वृद्धि में सहायक होता है, इसलिए इसे वृद्धि हार्मोन बोला जाता है। यह तने व जड़ की लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, ऑक्सिन के कार्य, फसलों को गिराने से बचाता है। यह हार्मोन के कारण पौधे के प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं। इस हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं। तो प्रकाश की दिशा में किस कारण से झुकते हैं? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण ये झुकते हैं। जिब्रेलिन को देख लेते हैं। इसकी खोज क्रूसोवा नामक वैज्ञानिक ने की थी। जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? तो क्रूसोवा नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस हार्मोन का मुख्य कार्य तने की लंबाई को बढ़ाता है। इस हार्मोन की सहायता से गन्ना और बांस का उत्पादन तीव्रता से बढ़ाया जा सकता है। बीज प्रसुप्ति तोड़ने और बीजों का अंकुरण करता है कौन? जिब्रेलिन हार्मोन। साइटोकाइनिन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसकी खोज मिलर नामक वैज्ञानिक ने थी कि साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन करता है। ऑक्सिन की सहायता से कोशिका विभाजन का उद्दीपन करता है। बीज निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में निर्मित होता है। पत्तियों की जरावस्था को रोकता है। इसे युवा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये हार्मोन पौधे में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। इसके दो रूप हैं, काइनेटिक एवं जियाटिक। RNA और प्रोटीन बनाने में उपयोगी होता है कौन? साइटोकाइनिन हार्मोन। एब्सिसिक एसिड, इसकी खोज एडी कोट नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे ABA के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र हार्मोन जो एसिड के रूप में पाया जाता है। यह विकास को रोकता है, इसलिए इसे वृद्धि अवरोधक हार्मोन कहते हैं। इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। बीज अंकुरण को रोकता है, पत्तियों को जीर्णता लाता है, मतलब पत्तियों में इसको झड़ने के लिए इसका उपयोगी है।
इथाइलिन, इसकी खोज बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका एकमात्र हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। रात्रि के समय पत्ती और फूल की कलियों को बंद होने के लिए जिम्मेदार होता है। पत्ती फूल एवं फलों की जरावस्था को प्रेरित करता है। यह फलों को पकाने वाला मुख्य हार्मोन या पौधे में श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे श्वसन हार्मोन बोला जाता है। इथाइलिन यह वृद्धि प्रोत्साहक एवं वृद्धि अवरोधक दोनों का कार्य करता है। नोट, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन या कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं। नोट, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग करते थे? एसिटिलीन और कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। फ्लोरिजेंस हार्मोन, यह हार्मोन पत्तियों में बनता है एवं फूलों को खिलाने का कार्य करता है। इसे पुष्पीय हार्मोन कहते हैं। फ्लोरिजेंस हार्मोन का फ से फूल होता है, फ से फ्लोरिजेंस हार्मोन होता है। इसे फूल खिलाने का हार्मोन भी कहते हैं, फ्लोरिजेंस हार्मोन को। ट्रोमेटिड हार्मोन, ये पौधे की घायल कोशिकाओं को बनाता है, जिससे पौधे की चोट ठीक हो जाती है। पौधे के कटे छटे को दोबारा बनाने का कार्य करता है, जैसे गुलाब को तोड़कर लगाने पर लग जाता है एवं टूटे वाले भाग भी विकास हो जाता है। तो ये ट्रोमेटिन हार्मोन के कारण होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन के प्रकार है? तो ये कौन सा पादप हार्मोन के प्रकार है? तो इथिलीन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये तीनों हार्मोन के प्रकार हैं पौधे का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो पादप हार्मोन गैसीय रूप में कौन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है? विशेष रूप से तनों को कोशिका वृद्धि को विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है। तो ये कौन करता है? तो ये करता है ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है? तो फलों को पकाने में मदद कौन करता है? तो एथिलीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पादपों की वृद्धि को रोकता है? तो पादपों की वृद्धि को कौन सा रोकता है? तो ये एब्सेसिक अम्ल, जिसको ABA भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन एक तनाव हार्मोन है? तो ये एब्सेसिक अम्ल, जिसको बोलते हैं ABA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन के किस गुण के कारण पादप में वृद्धि होता है? तो साइटोकाइनिन के किस गुण के कारण पादप में वृद्धि होता है? तो कोशिका विभाजन के कारण पादप में वृद्धि होता है। एथिलीन पादपों में किस प्रकार का हार्मोन है? तो ये है हार्मोन जो फल को परिपक्वता का बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड डैश वर्ग का सबसे आम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। तो ये है ऑक्सिन का। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करके फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एसिटिलीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? पादप रोग यानी प्लांट डिजीज। पौधे में किसी भी तरह का नुकसान जो उसे सामान्य रूप से काम करने की क्षमता या आर्थिक उपयोगिता को प्रभावित करता है, पादप रोग कहलाता है। आसान भाषा में पादप रोग वे समस्याएं हैं जो पौधे को बीमार कर देती है और उनकी वृद्धि या उत्पादन को प्रभावित करती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पादप रोग, कीट और खरपतवार के कारण हर साल लगभग 18% फसल नुकसान होता है। पौधे में कई रोग के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं जो पौधों को असमान लक्षण पैदा करते हैं, जैसे विषाणु जनित हो गया, जीवाणु जनित हो गया, कवक जनित हो गया, अजैविक रोग हो गया। तो ये सब पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं, विषाणु जनित रोग यानी तंबाकू का मोज़ेक रोग। तंबाकू के पौधे पर होने वाले इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस है। मोज़ेक रोग मोज़ेक वायरस है। इस रोग के पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती है, साथ ही साथ छोटी भी हो जाती है। पत्तियों में उपस्थित हरित लवक नष्ट हो जाता है। रोग से प्रभावित पौधों को काटकर विशेष पौधों से अलग कर देना चाहिए तथा जला देना चाहिए। तो तंबाकू का मोज़ेक रोग होता है, इसमें कौन सा वायरस होता है? तो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। आलू का मोज़ेक रोग,
आलू का मौजक रोग, यह रोग पोटैटो वायरस एक्स से होता है। इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियां चितकबरापन तथा बौनापन लक्ष्य प्रदर्शित करती है। कंधों पर उत्तक कक्ष होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 368 नंबर, बंकी टॉप ऑफ बनाना। ये भी इस पादप का रोग का कारक बनाना वायरस है। इस बंकी टॉप ऑफ बनाना ये वायरस जनित रोग है, ठीक है। इस पादप रोग का कारक बनाना वायरस 1 है। इस रोग में केले के पौधे बौने हो जाते हैं तथा उनके वृंतों पर हरी धनिया पर हरित रहती है और सभी पत्ते सिकुड़ कर गुलाबवत एकत्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट है रंग परिवर्तन यानी कलर चेंज। हरिमहीनता एक विषाणु जनित रोग है, ठीक। हरिमहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफ़ेद या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है। जैसे देख लीजिए, इसमें सिराएँ पीली एवं अन्य भाग हरे हैं, और इसमें सिराएँ हरी एवं अन्य भाग पीले हो जाते हैं। जीवाणु जनित रोग, आर्थुल का सैथिल रोग ये जीवाणु जनित रोग है। आर्थुल का सैथिल रोग ये बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है। आलू का सैथिल रोग बैक्टीरियल रोग है। आलू का सैथिल रोग बैक्टीरियल जनित रोग है। इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलोनेसेरियम नामक एक जीवाणु है। इस रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है, पौधे की पत्तियां पीली हो जाती है, जाइलम पर भूरी रिंग बन जाता है। यह रोग मिट्टी के माध्यम से फैलता है। कौन सा? आलू का सैथिल रोग, इसको रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। इसका वायरस कौन सा है? तो इसका वायरस है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। ये जीवाणु है, वायरस नहीं है, जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट पॉइंट पे, ब्लैक आर्म या अंगूर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। इस रोग का कारक जेंथोमोनास नामक जीवाणु है। जेंथोमोनास नामक बैक्टीरिया है। इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियों पर छोटी सी जलांध्र संरचना बन जाती है जो बाद में भूरी हो जाती है। तनों पर काले लंबे क्षत चिन्ह हो जाते हैं। रोग का प्राथमिक संक्रमण बीज द्वारा होता है जो वर्षा का ओस से फैलता है। धान का अंगमारी रोग, इस रोग का कारक जेंथोमोनास ओराइजी नामक बैक्टीरिया है। जेंथोमोनास ओराइजी नामक बैक्टीरिया किसके हैं? धान का अंगमारी रोग का जिम्मेदार है। इस रोग का प्रभावित पौधे की पत्तियों का एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई पड़ता है। यह स्पॉट बाद में पीली होकर भूरी किनारों वाली पत्ती के ऊपर से मुरझाने लगती है। इस रोग का संचरण मुख्यतः बीज के माध्यम से होता है। साइट्रस कैंसर, इस रोग का कारक जेंथोमोनास सिट्री है। साइट्रस कैकर इसका सिट्री नामक जीवाणु है। जेंथोमोनास साइट्रस कैकर, इस रोग का कारक जेंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु है। यह रोग नींबू उत्पादन हेतु गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्ती, शाखाएं, फल सभी कुछ प्रभावित होती है। गेहूं का टुंडा रोग, इस रोग का कारक है कैरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम नामक जीवाणु एवं एंजाइम टेट्रिकी नामक नोमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। तत्पश्चात एक पीले रंग के पदार्थ का स्राव होता है जो गेहूं की बालियों को नष्ट कर देता है। आलू का वॉट रोग यानी वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो, इस रोग का कारक सिंट्रिकिट्रियम इंडोबायोटिकम नामक कवक है। आलू का वॉट रोग सिंट्रिकिट्रियम इंडोबायोटिकम नामक कवक है। ये कवक जनित रोग है, फंगल डिजीज है। आलू का वॉट रोग, इस रोग के कारण आलू के कंद में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है और कभी कभी संपूर्ण आलू सड़ जाता है। आलू का उत्तरभावी अंगमारी रोग, ये भी फंगल डिजीज यानी कवक जनित रोग है। इस रोग का कारक फाइटोप्थोरा इन्फेंटेक्स नामक कवक है। इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियों पर सर्वप्रथम भूरे रंग का धब्बा बनता है जो अनुकूल मौसम की परिस्थिति में बढ़कर बड़े बड़े काले धब्बे में परिवर्तित हो जाता है। इस रोग का कारण अंत में पत्तियां पूरी तरह झुलस जाती है और पौधा सूख जाता है।
नेक्स्ट है बाजरा का ग्रीन ईयर रोग। इस रोग का कारक है स्केलरो स्पाइरो ग्रेमिकोला नामक कवक है। इस रोग को डाउनी मिल्ड्यूल रोग भी कहते हैं। इस रोग के कारण बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल जाते हैं जो बाद में काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है गन्ने का लाल सड़न रोग। इसका बैक्टीरिया कौन सा है? तो इसका बैक्टीरिया है नहीं, बैक्टीरिया नहीं, इसका कवक कौन सा है? तो इसका कवक है, इस रोग का कारक कोलेक्टिकम फाल्कटम नामक कवक है। गन्ने का लाल सड़न रोग का कवक कौन सा है? तो कोलेक्टिकम फाल्कम नामक कवक है। इस रोग के कारण गन्ने की तने और पत्तियों में लाल धारियाँ हो जाती है। तने का छोटा होना, पत्तियों का मुरझाना तथा तने का फटना इस रोग का अन्य प्रमुख लक्षण है। गन्ने के रस में शराब जैसी गंध आती है। गन्ने के रस से शराब जैसी गंध आती है। मूंगफली का टिक्का रोग। इस रोग का कारक सर्कोस्पोरा परसेंटा नामक कवक है। इस रोग के कारण पत्ती के दोनों सतहों पर गोल धब्बे बन जाते हैं। गेहूं का कुट्टू रोग। इस रोग का कारक पिक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिकी नामक कवक है। इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियों तथा तनों पर लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है जो देखने में जंग जैसा लगता है। गेहूं का ढीला कंड। इस रोग का कारक है ऑस्टिलांगो ओनुडा टिट्रिकी नामक कवक। इस रोग के कारण गेहूं की बालियों में कालिख के समान पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है। अजैविक रोग यानी एम्बियोबायोटिक डिजीज। नींबू का डाइबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। अम्ले का आंतरिक निकोसिस बोरॉन की कमी से होते हैं। नींबू के लिटिफ लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से होता है। मटर के मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। फूलगोभी में हिप टेल रोग मोलिडिब्लेड की कमी से होता है। चुकंदर में हार्ट रोड रोग बोरॉन की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। और फूलगोभी में ब्राउनी रोग बोरॉन की कमी से होता है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो टोबैको मौजे के रोग, ये तंबाकू में होता है, विषाणु के कारण होता है। गन्ने का लाल विलगन किसके कारण होता है? तो गन्ने का लाल विलगन होता है कोलेक्टोट्राइकम फेल्कटम के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग है मूंगफली से संबंधित है। पादप रोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है? तो ये होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिकम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? खैरा रोग होता है जस्ता की कमी के कारण होता है खैरा रोग। निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित पादप रोग है? तो ये है तंबाकू का मौजिक रोग, ये कवक जनित पादप रोग है। पादप रोग नहीं है, कवक जनित पादप रोग नहीं है, ये वायरस जनित है। ठीक है, बाकी जैसे मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, बाजरा के ग्रीन ईयर रोग, ये सब कवक जनित है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन सा है? तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे ब्लैक हार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सिट्रिक कैंसर। तो सिट्रिक कैंसर ये नींबू का एक रोग है। किसका है? नींबू का एक रोग है सिट्रिक कैंसर। आलू का ब्लैक हार्ट का कारण कौन सा है? तो ऑक्सीजन की कमी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट है मृदा में किस तत्व की कमी के कारण मटर का मार्स स्पॉट रोग होता है? तो ये होता है मैग्नीज की कमी के कारण। मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी के कारण। मौ से मटर, मौ से मार्स और मौ से मैग्नीज होता है, तीनों मौ से ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रिंग रोग किस नाम से जाना जाता है? तो रिंग रोग जाना जाता है सैथिल रोग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंकी टॉफ बनाना पादप रोग का कारण है? तो ये है वायरस है, बंकी टॉफ बनाना वायरस है, वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट हम लोग पेज पे आ जाते हैं आनुवांशिकी यानी जीनेटिक। तो आनुवांशिक जीनों का विज्ञान है तथा
यह बताता है कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे स्थानांतरित होते हैं। आनुवंशिक के अंतर्गत जीवों में होने वाली आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वॉटसन ने किया था। जेनेटिक्स से संबंधित पहल अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल ने के द्वारा किया गया था। इनके अनुसार जीवों में होने वाले एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए वन पेयर ऑफ फैक्टर की जरूरत होती है जो क्रमशः माता पिता में आते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। मेंडल के अध्ययन के बाद जोहानसन ने अपने अध्ययन द्वारा बताया कि फैक्टर डीएनए पर पाया जाने वाला जीन होता है जिसके द्वारा जीवों में लक्षणों का निर्धारण होता है। अर्थात जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में जीन की खोज किया था। वाटसन ने 1905 ईस्वी में सबसे पहले जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। डीएनए आनुवांशिक गुण का वाहक है। डीएनए आनुवांशिक गुणों का वाहक है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो 44 ऑटो क्रोमोसोम होते हैं, यह शरीर निर्माण में सहायक होते हैं। और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो मनुष्य के लिंग के निर्धारण में सहायक होते हैं। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। जैसे मेल और फीमेल हो गया तो 22 मेल प्लस एक्स और 22 फीमेल प्लस एक्स मिल जाएगा, तो इसमें हो जाएगा फीमेल हो जाएगा 22 प्लस वाई और 22 प्लस एक्स अगर मेल फीमेल से मिल जाता है तो इसमें मेल होता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का उपयोग किया था। पौधे के चुनने का कारण पौधे का छोटा लाइफ स्पॉन। मटर के पौधे में विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद होते हैं। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के मध्य से नए पौधे को उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन 2 प्रयोग के आधार पर किया, एकल संस्करण और द्वि संस्करण। तो आनुवांशिकी यानी जीनोटाइप, वैसे लक्षण जो बाहर से नहीं देखे जाएं उसे जीनोटाइप कहते हैं। किसी भी लक्षण की निर्धारण करने वाले जीन के समूह को जीनोटाइप कहलाता है। फेनोटाइप, वैसे लक्षण जो बाहर से देखे जाते हैं उसे फेनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप के आधार पर जीवों के जो लक्षण उभर कर बाहर आते हैं उसे फेनोटाइप कहा जाता है। इसे आँखों से देखा जा सकता है। जब एक ही लक्षण के 2 विभिन्न पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एकल संस्करण कहलाता है। जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा, तो ये दोनों अगर मिल जाएगा तो टी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, तो इसमें पौधा लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप के ले लिया है, टी और टी, मतलब एक लंबा और एक लंबा और एक बौना, ठीक है। तो इससे अगर संस्करण करवाए जाएंगे तो हम लोग का फेनोटाइप रेशियो यानी बाहरी गुण के आधार पर 3:1 मिलेगा और जीनोटाइप यानी आंतरिक गुणों के आधार पर 1:1 रेशियो में मिलेगा हम लोग को। द्वि संस्करण यानी डाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के द्वि संस्करण के लिए 2 लक्षणों को अध्ययन। लक्षण पौधे की लंबाई तथा फूलों का रंग पर निर्भर करता है। लंबा पौधा लंबा फूल, बौना पौधा सफ़ेद फूल। लंबा पौधा लाल फूल, बौना पौधा सफ़ेद फूल, दोनों का अगर ये करवाते तो हम लोग को लंबा पौधा और लाल फूल प्राप्त होता है। द्वि संस्करण हम लोग करवाते हैं तो उसमें हम लोग को प्राप्त जो होता है वो होता है बाहरी गुणों के आधार पर 9:3:3:1 होता है और जीनोटाइप आंतरिक गुणों के आधार पर 1:1 और 2:4 और फिर 1:1 ये प्राप्त होता है। मेंडल के इन प्रयोग के आधार पर 3 नियम दिए हैं। 3 नियम कौन कौन सा है? प्रभाविता का नियम,
मेंडल के प्रभाविता के नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संस्करण द्वारा आधारित है। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संस्करण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में विपरीत लक्षणों के केवल एक प्रभावी लक्षण दिखाई देता है और प्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। उदाहरण, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे को मध्य संस्करण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी से प्राप्त सभी लक्षण पादप 100% लंबे प्राप्त होते हैं क्योंकि लंबेपन का लक्षण प्रभावी है। पृथक्करण का नियम, जब प्रथम संततीय पीढ़ी के विषम युग्म में पौधे में स्वयं परागण कराते हैं तो द्वितीय संततीय पीढ़ी के सदस्यों के परस्पर विपरीत लक्षणों के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। उदाहरण, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे के बीच स्वपरागण कराया गया तो F2 में लंबे व बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। स्वतंत्र अपवहन का नियम, इस प्रकार के संस्करण में जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों को लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधे के बीच संस्करण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती। इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन है तो आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन है गुणसूत्रों में। माता पिता के गुण उनकी संतानों के किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो ये गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होता है। पुरुषों में पुरुषोत्तम के लिए उनसे कौन सा संयोजन उत्तरदायी? तो पुरुषोत्तम के लिए XY ये उत्तरदायी है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे 387 है। नवजात शिशु के लिंग निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो ये पिता का है गुणसूत्र निर्धारण करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। नेक्स्ट है F2 जनरेशन में फेनोटाइप अनुपात होता है। तो फेनोटाइप अनुपात कौन कौन सा होता है? तो ये होता है 9:3:1, ठीक है। जेनोटाइप होता है 1:2:1:2:4:2, उसके बाद फिर 1:2:1, ये होता है क्या बोलते हैं जेनोटाइप। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है? F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है? तो प्रबलता है। वनस्पति भागों या बीज की बजाय कोशिका के मध्य से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है? तो टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चूँकि हम लोग टिक नहीं मार रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे साइड में आंसर दिया हुआ है तो इसके लिए हम लोग टिक नहीं मार रहे हैं, आप लोग मतलब देख लीजिएगा। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं का गुणसूत्र कौन सा होता है? बालिका पूछ रहा था। बालिका में होता है 44+XX होगा, ठीक है, मतलब और ये XY हो जाएगा तो ये तो लड़का हो जाएगा। हाँ, इससे होता है लड़की होता है। एक सामान्य मानव शरीर के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, ठीक है, 46 होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 389 पेज नंबर पे और इसमें देखना है जैव विकास। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनके समय पर हुए उपक्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, जैव विकास या उद्विकास कहलाता है। जैव विकास का बहुत धीमा प्रक्रम, अतः इसे किसी के द्वारा देखना संभव नहीं है, परंतु इसके लिए समय समय पर अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। विशेष सृजन सिद्धांत जैव विकास। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों की उत्पत्ति प्राकृतिक में सर्वशक्तिमान के द्वारा किया गया है जिसे गॉड या भगवान कहा जाता है। अजीवाद जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति किसी निर्जीव वस्तु के द्वारा अचानक हो गई है, जैसे मेढक सांप कीचड़ से उत्पन्न हो गया है, जूं चिल्लड़ चूहे शारीरिक पसीने से उत्पन्न हो गए हैं। वॉन हेलमंट ने यह दावा किया कि पसीने से भीगी गंदी कमीज को गेहूं के दाने के साथ अंधेरे में स्थान पर दबा के 21 दिन में उसमें चूहे बन जाते हैं। दार्शनिक अरस्तु ने भी इस मत को थोड़ा बदलकर प्रस्तुत किया है। नई नई किस्म के जीव निर्जीव पदार्थ को स्वतः जन्म द्वारा ही बनते हैं। जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत।
जीवन की उत्पत्ति किसी निर्जीव वस्तु द्वारा अचानक हो गई है। इस सिद्धांत को सबसे बड़ा धक्का फ्रांस के वैज्ञानिक लुईस पास्चर के स्वान नेक्ट फ्लैश एक्सपेरिमेंट के द्वारा लगा, जिससे यह साबित किया गया कि जीवन की उत्पत्ति पहले से मौजूद जीवित पदार्थों से ही संभव है। बायोजेनेसिस के समर्थन में 3 प्रमुख वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में प्रस्तुत किया: फ्रांसिस रेडी, लेजरे स्पेन जानी और लुईस पास्चर। लुईस पास्चर फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने एक फ्लास्क को शर्करा के घोल या ईस्ट के पाउडर के से आधा भरा और फ्लास्क की गर्दन को गर्म करके इसके आकार हंस की गर्दन में मोड़ दिया। जब फ्लास्क को घोल को खूब उबाल जिससे फ्लास्क की सारी हवा इस नली में से बाहर निकल गई, उन्हें देखा कि बहुत दिनों तक भी इस फ्लास्क में घोल न तो सड़ा है और न ही उसमें किसी प्रकार के जीव बने हैं। यद्यपि यह मुड़ी हुई नली के वायु के सीधे संपर्क में था। लुईस पास्चर ने इसके कारण यह है कि मुड़ी हुई नली द्वारा वायु तो फ्लास्क में प्रवेश कर जाती है, परंतु वायु में उपस्थित बैक्टीरिया व अन्य सूक्ष्मजीव नली में ही फंस जाते हैं। जब फ्लास्क की ग्रीवा तोड़ दी गई तो उसके तरल पदार्थ में बहुत सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। इसे उन्होंने सिद्ध किया कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। भौतिक रासायनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के देने वाले वैज्ञानिक थे ए.आई. ओपरिन थे 1924 में, और जे.बी.एस. हैंडल 1929 में दिए थे। ए.आई. ओपरिन ने द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक की रचना की। ए.आई. ओपरिन ने 1936 ईस्वी में इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति भौतिक रासायनिक अभिक्रिया यानी फिजिकल केमिकल रिएक्शन के द्वारा हुई है। भौतिक रासायनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत। इस परिकल्पना के अनुसार करोड़ों साल पहले हमारी प्राचीन पृथ्वी पर ऐसी स्थितियां थीं कि कुछ खास भौतिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं से नए अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं। प्रारंभिक पृथ्वी को वातावरण में पराकैर्बनिक किरणें, सौर विकिरण और उच्च ताप ऊर्जा स्रोत थे। कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिलकर मीथेन का निर्माण किया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण किया, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर जल के निर्माण किया, फिर जल से जीवन की उत्पत्ति हो गई। लेमार्क का सिद्धांत। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क का सिद्धांत सबसे पुराना है। 1809 में फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक लेमार्क निम्नलिखित में से 4 तथ्यों पर आधारित है: नई आवश्यकताएं, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग और उपार्जित लक्षणों को वंशागति और जाति उद्भव। ये लेमार्क का सिद्धांत था। लेमार्क का सिद्धांत नई आवश्यकताएं। पर्यावरण में जैसे जैसे प्रकाश, तापमान, भोजन और हवा में बदलाव होते हैं, जानवरों को नई ज़रूरतें महसूस होती हैं। इन नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे अपनी आदतें और व्यवहार बदलने पड़ते हैं। समय के साथ यह बदलाव उन जानवरों का अस्थायी गुण बन जाता है। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। जब जीव नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ अंगों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वे अंग भी मजबूत और कुशल हो जाते हैं। वहीं अगर कुछ अंगों को इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो वो धीरे धीरे कमज़ोर और गायब हो जाते हैं। उपार्जित लक्षणों का वंशागति। वातावरण में प्रभाव से अंगों के उपयोग व अनुपयोग को जीवधारियों के शरीर में विभिन्न लक्षण विकसित हो जाते हैं और वे वंशागत होने के कारण माता पिता से उनके संतानों में पहुंच जाते हैं। ऐसे लक्षणों को जो किसी जीवधारी के जीवन काल में विकसित होते हैं, उपार्जित लक्षण और उनके संतानों में पहुंचने की क्रिया को लक्षण वंशागति कहते हैं। जाति उद्भव। यदि लक्षणों की वंशागत क्रम इसी प्रकार चलती रहे तो संतानों में ऐसे लक्षण एकत्रित हो जाएंगे जो अपने पूर्वजों को बिल्कुल भी भिन्न है और इस तरह नए लक्षणों का वाले जीवों का नई जाति का निर्माण हो सकता है। लेमार्क की आलोचना। उपार्जित लक्षणों की वंशागत कल्पना की काफ़ी जोरदार विरोध हुआ। विजमैन ने 1880 से 1892 में लगातार 22 पीढ़ियों तक चूहा की
पूछ काटी, लेकिन फिर भी बिना पूछ वाले चूहा की उत्पत्ति नहीं हुई। एक पहलवान का पुत्र जन्म से शक्तिशाली नहीं होता है। नाक तथा कान छेदने की प्रथा सदियों से चली आ रही, लेकिन छीदे नाक कान वाले शिशु का जन्म कभी नहीं हुआ है। डार्विन, ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रतिवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ने लेमार्क के बाद विकास के संबंध में प्राकृतिक विवरण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया था? तो डार्विन ने दिया था, जिसे हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। सन 1831 में डार्विन ने बीगल नामक जहाज से लगभग 5 वर्षों तक संसार की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न देशों एवं द्वीपों के जीव जंतुओं का अध्ययन किया। डार्विन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया था? तो डार्विन ने दिया था। डार्विन लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के पश्चात 1859 ईस्वी में विकास के संबंध में अपने सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णन द्वारा जातियों को उत्पत्ति नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। डार्विन के इस सिद्धांत का प्राकृतिक वर्णन या डार्विनवाद कहते हैं। जीवों में संतानों की उत्पत्ति की प्रचुरता क्षमता है, जीवन संघर्ष है, योग्यता की उत्तरजीविता है, विविधता है, वातावरण में अनुकूल नई जातियों की उत्पत्ति है। जीवों में संतानोत्पत्ति का प्रचुर क्षमता है। प्रत्येक जीवधारियों में प्रजनन द्वारा संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। पैरामीशियम 1 घंटे में 3 बार प्रजनन करता है। समुद्री मछली 1 मिलियन अंडे देती है और साल्मोस फिश एक ब्रीडिंग सीजन में 2 करोड़ 80 लाख अंडे देती है। स्तनधारियों में सबसे कम प्रजनन क्षमता हाथी की होती है और जो पूरे जीवन काल में अधिक 6 बच्चों को जन्म दे देते हैं। जंतुओं को पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन एवं सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। अतः जब अधिक संख्या में जंतु पैदा हो जाते हैं तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सजातीय संघर्ष, अंतर्जातीय संघर्ष और वातावरणीय संघर्ष। योग्यता की उत्तरजीविता। जीवन संघर्ष में वही जीवन सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में निरंतर होते रहने वाले परिवर्तन के अनुसार बदलते रहते हैं। वे जीव ऐसा नहीं कर पाते, वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। संघर्ष के दौरान जिसमें सबसे अच्छी विविधता होती है उसे प्राकृतिक चयन कर लेती है, जिसे हॉबर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहकर संबोधित किया है। विविधता। एक ही माता पिता के संतानों केवल जुड़वा बच्चों को छोड़कर आपस में समान नहीं होती है। उन्हें रंग, रूप, आकार, अंगों की संरचना तथा कार्यकारी में विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये सभी विभिन्नताएं उन्हें अपने माता पिता से वंशागत के रूप में मिलती है। कुछ विभिन्नताएं जीव विकास के लिए लाभदायक तथा कुछ हानिकारक होती है। धीरे धीरे लाभदायक विभिन्नताएं अस्थायी होकर संतानों में चली जाती है, जिससे नए जातियाँ उत्पन्न होती है। वातावरण से अनुकूल। जो प्राणी अपने आप को प्राकृतिक अनुकूल बना लेते हैं, जीवन संघर्ष केवल वे ही जीवित रह पाते हैं और जो ऐसा नहीं करते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति के बदलाव के अनुसार जीवों के अनुकूल बनाना पड़ता है और जो इसका पालन नहीं करते हैं वे प्रकृति से लुप्त हो जाते हैं, जैसे डायनासोर, डोडो, ये सब है। नेक्स्ट है नई प्रजातियों की उत्पत्ति। जीवधारियों की उत्पन्न विभिन्न एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशावरण होती रहती है। कुछ पीढ़ियों के बाद ये विभिन्नता एकत्रित हो जाती है और नई प्रजाति का विकास करती है। नई पीढ़ी के सदस्य पुरानी पीढ़ी के सदस्यों से बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। डार्विनवाद के सिद्धांत की आलोचना। जीवों में सभी विविधताएं नई मांगों के अनुकूलन का परिणाम नहीं हो सकती। पर्यावरणीय कारक ही विविधताओं का एकमात्र कारण नहीं है, वे अन्य कारक हैं जो कारण भी हो सकते हैं। वंशानुक्रम के आनुवांशिक आधार पर कोई विचार नहीं किया गया है। जो विविधताएं उपयोग में नहीं है वे भी विरासत में मिल सकती है। उदाहरण अवशेषीय अंग। छोटे समूहों में छोटे छोटे बदलाव का परिणाम स्वरूप प्रजाति उत्पन्न हो सकती है। नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद अपने प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत के अंतर्गत आनुवांशिकता का कोई भी स्थान नहीं दिया, जिस कारण वे आनुवांशिकता के ज्ञान के अभाव में डार्विन के जीव में पाए जाने वाली विविधता के उत्तरदायित्व के कारक उत्परिवर्तन जीनीय बहाव को कोई महत्व नहीं दिया। जूलियन हेक्सले तथा
निम्नलिखित आधार पर डार्विन महोदय का आलोचना की थी। डार्विन महोदय का मानना था कि जीवों की जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्राकृतिक द्वारा आवश्यक सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं, जबकि मानव द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कृत्रिम उपाय अपनाए जाते हैं। नव डार्विनवाद। जूलियन हक्सले द्वारा नव डार्विनवाद की व्याख्या की गई है। जूलियन हक्सले का मानना था कि सिर्फ उत्परिवर्तन द्वारा ही विकास की प्रक्रिया के आगे बढ़ती है तथा उत्परिवर्तन के पश्चात ही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत लागू हो पाता है। जीव के जनन कोशिका में विद्यमान गुणसूत्र की संरचना में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न आनुवंशिक विविधता यदि पर्यावरण में अनुकूल हो तो प्राकृतिक द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, जिससे नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन के पश्चात प्राकृतिक चयन की भूमिका को जूलियन हक्सले ने नवडार्विनवाद की संज्ञा दी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत। गिवन बाई हेंगो डी वायरस। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार एवोल्यूशन अचानक से घटने वाली घटना है, अर्थात जीवों के स्वरूप के परिवर्तन उनके डीएनए यानी अबॉर्ट चेंज अचानक परिवर्तन के कारण होता है, जिसको उन्हें सडनली एंड जर्कली प्रोसेस कहा जाता है। अंगों की संरचना के आधार पर समजात अंग वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य भिन्न होते हैं, उसको समजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षी के पंख तथा मानव के अग्रपात, ये समजात अंग है लेकिन कार्य अलग अलग है। मेढक तथा छिपकली का अग्रपात समजात है लेकिन कार्य अलग अलग है। मेढक के अग्रपात तथा पक्षी के आत्पात समजात अंग है, उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। समजात अंग उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। समरूप अंग उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन कार्य एक समान है। वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में समान लेकिन उत्पत्ति संरचना अलग है। जैसे उदाहरण कीटों के पंख तथा पक्षियों के पंख, दोनों का उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन कार्य समान। कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा था। जीवित की उत्पत्ति के बारे में ऑपरिन का सिद्धांत से संबंधित है रासायनिक विकास। प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था चार्ल्स डार्विन ने। लैमार्क का मूल सिद्धांत है तभी उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति, लैमार्क का मूल सिद्धांत है। योग्यतम की उत्तरजीविता के प्रतिपादन किया गया है तो ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो ये है डी ब्रीज है। कौन है? डी ब्रीज है। समरूप अंग होते हैं तो समरूप अंग होते हैं कार्य में समान होते हैं, उत्पत्ति अलग अलग होते हैं लेकिन कार्य समान होते हैं। समजात अंग हो जाते हैं जिसका उत्पत्ति समान होते हैं लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, रचना में समान होते हैं। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो पक्षियों और कीटों के पंख होते हैं समवर्ती अंग होते हैं, मतलब कार्य तो समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति अलग अलग होती है। डार्विन ने किस जहाज का प्राकृतिक विकास किया? तो ये किया था बीगल नामक जहाज से था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देख लेते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी ग्रीक भाषा है और किस तथा लोगों से रहने का स्थान तथा अध्ययन, रहने का स्थान का अध्ययन का इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रीटर ने किया था। इकोलॉजी के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी देने वाला वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल, फादर, इसलिए इसे फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। किसको? हैकल को। पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्राकृतिक इकाई जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों, पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हो अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इकोलॉजी की इकाई इकोसिस्टम कहा जाता है। परितंत्र का अध्ययन करने पर इकोलॉजी से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होती है। इकोसिस्टम का अध्ययन करने पर इकोलॉजी के संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होती है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो एजी टेंसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, एक अजैविक घटक, एक जैविक घटक, यानी निर्जीव तत्व और सजीव तत्व। तो निर्जीव तत्व हो गया कार्बनिक घटन, अकार्बनिक घटन और जलवायु, और सजीव तत्व हो गया उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक।
अजैविक घटना इकोलॉजी वैसी घटक जिसमें जीव नहीं होता है अर्थात निर्जीव होते हैं अजैविक घटक कहा जाता है, जैसे हवा, जल, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, जलवायु आदि। अजैविक को 3 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक, जलवायु। कार्बनिक घटक होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस। अकार्बनिक घटक होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। जलवायु होता है प्रकाश, ताप, ऊर्जा, वायु, वर्षा, बादल। जैविक घटक इकोसिस्टम के वैसे घटक जो सजीव होते हैं उन्हें जैविक घटक कहा जाता है। जैविक घटक यानी बायोटिक फैक्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, दूसरा होता है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, तीसरा होता है डिकम्पोजर यानी अपघटक उत्पादन। प्रोड्यूसर वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफ घटक भी कहा जाता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल। ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा भोजन खुद बनाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों या अन्य जीवों पर जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं उसे परपोषी घटक कहा जाता है। सभी जंतु भोजन के आधार पर इनके 3 श्रेणियां बांटी गई है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। मतलब प्रोड्यूसर, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक उपभोक्ता इसके अंतर्गत वैसे उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है जो पौधे या पौधे के उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, जैसे टिड्डा हो गया, खरगोश हो गया, बकरी हो गया, हिरन हो गया। द्वितीय उपभोक्ता वैसे उपभोक्ता जो शामिल किया जाता है जो अपना भोजन प्राइमरी उपभोक्ताओं प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है, ये मांसाहारी होते हैं। मेढक, सांप, सियार, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि ये द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तृतीय उपभोक्ता होते हैं इस वर्ग से उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है जो भोजन के रूप में प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर से ग्रहण करते हैं। उदाहरण बाघ, शेर, चीता इत्यादि ये मांसाहारी होते हैं। अपघटक डिकम्पोजर्स के अंतर्गत कुछ सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है जो इकोसिस्टम में मौजूद जैविक घटक के मरे हुए शरीर को अपघटित करके तत्वों को पुनः वातावरण में शामिल कर देता है, जैसे जीवाणु, कवक, गिद्ध इत्यादि। इसमें परितंत्र में अलग अलग श्रेणियों पर भोजन के तरीकों का दर्शाया जाता है। परितंत्र में सबसे छोटी आहार श्रृंखला में कम से कम 3 श्रेणियां होती है, जबकि सबसे लंबी आहार श्रृंखला में 5 श्रेणियां होती है, जैसे घास हो गया, बकरी हो गया, शेर हो गया। ठीक है। और लंबी श्रृंखला में घास हो गया, टिड्डा हो गया, मेढक हो गया, सांप हो गया, मोर हो गया। परितंत्र जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं जीवों की संख्या में कमी आती है। इसे पिरामिड को दर्शाने में पिरामिड का निर्माण होता है। इकोसिस्टम में एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में एनर्जी फॉलो करता है। ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित नियम का प्रतिपादन लिंडमैन ने किया है। 10% एनर्जी लॉ कहा जाता है। लिंडमैन ने के अनुसार श्रेणी दूसरे श्रेणी में ऊर्जा को उपभोग किया जाता है, उसका मात्र 10% ऊर्जा उपयोग होता है, शेष 90% ह्रास हो जाता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा अपराइट सीधा होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया है? तो ये किया था अर्नेस्ट हैकल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है? तो जिस वातावरण में वे रहते हैं उसके साथ ही जीवों का एक समुदाय है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने दिया था? तो ये दिया था टेंसले ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? तो ये हैं जैविक और अजैविक घटक हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सा श्रृंखला सही है? तो यह उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक है। किसी श्रृंखला का प्राथमिक उपभोक्ता होता है तो ये होता है शाकाहारी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है तो किसकी होती है? तो प्राथमिक उत्पादकों की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला है? तो कौन सी एक श्रृंखला है? तो यह है घास, हिरन, बाघ, ये एक श्रृंखला है।
नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे तक है तो यह क्या होता है, तो ये घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट। एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक कोई ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है, तो 10% ऊर्जा मात्र पहुंचता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यह एक बंद प्रणाली नहीं है, एक खुली प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित शामिल है, तो कौन शामिल है, तो सजीव और भौतिक कारक ये दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।